नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ किताबों की राजनीति पर। सामान्य तौर पर हम सब ने देखा है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं या चुनाव कैंपेन जोरों पर आता है, उस समय कुछ नेता और अधिकारी जो खुद सत्ता और सरकार के एक दौर में हिस्सा रहते हैं, वे अपनी राय तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर किताब लिख कर जाहिर करते हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि ये काम सरकारी अधिकारी करते रहे हैं और सरकारी अधिकारी जब तक नौकरी में रहते हैं, जब तक कुर्सी पर आते हैं, तब तक तो उनको कहीं कोई खामी नज़र नहीं आती है। तब वे कभी भी अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने अपनी कोई अलग राय जाहिर करने से परहेज करते हैं। लेकिन जब ही नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो उनके अंदर देश प्रेम, नैतिकता, ईमानदारी, इंटीग्रिटी का हम कह सकते हैं कि एक जज्बा दिखाई देने लगता है और वे खुद को पाक साफ, बहुत ही इंटीग्रिटी वाला, बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी साबित करते हुए अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को, अपने प्रेडिसेसर्स को तमाम खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और मोटी मोटी किताबें लिखकर उसमें अपनी जो उनके अनुभव रहते हैं उसको साझा करते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि राजनेता भी अधिकारियों की तरह काम करने लगे हैं और राजनेता भी जब तक सरकार के हिस्सा रहते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा रहते हैं, तब तक तो वे उन सभी फैसलों का स्वागत करते हैं, उन सभी फैसलों पर अपनी रजामंदी जताते रहते हैं और कैबिनेट जब कभी भी होता है तो उस पर अपनी सहमति देते हैं उन दस्तावेजों पर। और जब मंत्रिमंडल से हट जाते हैं, जब मंत्रिमंडल से हटा दिए जाते हैं या सरकार चली जाती है और दूसरे राजनीतिक दल की सत्ता आ जाती है, तो वे भी मोटी मोटी किताबें लिखकर और अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड देखने को मिलता है वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में देखने को मिलता है और इन दोनों राष्ट्रीय दलों के नेता सत्ता में रहते हुए उफ तक नहीं करते हैं अपने लीडरशिप के खिलाफ। हम बात कर रहे हैं मौजूदा जो किताबें आई हैं सलमान खुर्शीद की और मनीष तिवारी की, और एक अभी 2 दिन पहले भी किताब आई है राम गोपाल यादव की जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तीनों किताबों में जिस तरह की चीज़ों का जिक्र किया गया है उससे लगता है कि ये जिन किताबों के जो लेखक हैं, जब इनके हाथ में सत्ता थी, जब इनके हाथ में निर्णय लेने का अधिकार था, तो उस समय इन लोगों ने क्यों आंख बंद रखा, क्यों चुप्पी साधे रहे, क्यों नहीं उस समय अपनी राय से उस समय की लीडरशिप को अवगत कराया और अपना नोट ऑफ डिसेंट लिख के अपनी राय को सार्वजनिक किया। और कमोबेश यही स्थिति उस समय हुई थी जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री रहे, लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह जी। तो लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह जी ने भी प्लेन हाईजैकिंग पर किताब लिखी। हम सबको पता है कि अटल जी के टाइम में एयर इंडिया का विमान अपहृत हो गया था और बदले में अटल जी की सरकार ने मौलाना मसूद अजहर सहित आतंकियों को रिहा किया और तब जाके आतंकियों ने, अपहर्ताओं ने उस एयर इंडिया के विमान को कंधार में रिलीज किया। उसको लेके पूरी देश में, पूरी दुनिया में काफ़ी आलोचना हुई थी या लोगों का कहना था कि अटल जी की सरकार ने आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए और अगर उस समय सख्त कार्रवाई की गई होती और एयर इंडिया के वह विमान जो कि काठमांडू से उड़ा था और भारत के एयरपोर्ट से होता हुआ कंदहार गया था,
उसको अगर भारत में ही रोक दिया गया होता या कमांडो कार्रवाई हो गई होती तो शायद मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी को छोड़ने की नौबत नहीं आती, जो आज तक हमारे लिए नासूर बना हुआ है, सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उस समय के जो शीर्ष नेतृत्व था, उस समय की सरकार के जो सीनियर मिनिस्टर्स थे, उन सब ने यही मुनासिब समझा कि प्लेन को छुड़ाया जाए, यात्रियों को छुड़ाया जाए और बदले में आतंकी को रिहा किया गया। आडवाणी जी के पास गृह विभाग था, आडवाणी जी उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब ये सारी घटना हो गई और देश और दुनिया में इस घटना को लेकर तरह तरह की आलोचना होने लगी, तो आडवाणी जी ने भी एक किताब लिखी और उसमें प्लेन हाईजैकिंग का जिक्र किया कि किन परिस्थितियों में उनकी सरकार ने आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। और एक किताब जसवंत सिंह जी की भी आई। जसवंत सिंह जी उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी उसी घटना का जिक्र किया है अपनी किताब में। और अगर उन दोनों की किताबों को पढ़िए और घटना एक ही है, तो लगता है कि दोनों जो सीनियर मिनिस्टर्स थे अटल जी की सरकार में, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हैं। दोनों अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि अपनी सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि अपनी सरकार के मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय के जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रिजेश मिश्रा, उनके बारे में भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिससे लगे कि इस पूरे मामले में उस समय के एनएसए ब्रिजेश मिश्रा की क्या भूमिका रही। कमोबेश वही स्थिति इस समय कांग्रेस के लोगों के द्वारा लिखी किताबों में देखने को मिल रहा है। मनीष तिवारी की जो किताब आई है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मुंबई में हमला हुआ, आतंकी हमला, उस आतंकी हमले के वक्त केंद्र की सरकार की तरफ से जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी प्रभावी तरीके से होनी चाहिए, उतनी प्रभावी तरीके से उतनी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। अब इनसे कोई पूछे कि अगर उस समय कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई, तो आप भी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नेता थे, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, तो आपने क्यों नहीं कैबिनेट की बैठकों में, सीसीए की बैठकों में इस बात को उठाया? आपने क्या कभी कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए सुझाव रखा प्रधानमंत्री के सामने, उस समय के गृह मंत्री के सामने? इस तरह का तो कोई वर्णन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब जब इस समय लीडरशिप के साथ कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स को लेके विवाद है और मौजूदा लीडरशिप मनीष तिवारी और ग्रुप 23 के नेताओं को ज़्यादा गुड ह्यूमर में नहीं रख पा रही है, तो मनीष तिवारी की नज़र में कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस की उस समय की सरकार एक बहुत ही कमज़ोर सरकार थी और नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर उसका नज़रिया बड़ा लचीला था। ये कितना मुनासिब है? क्या हम लोगों को ऐसे नेताओं के द्वारा लिखी गई बातों पर भरोसा करना चाहिए? क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि यही नेता हैं जो एक समय में मनमोहन सिंह से लेके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शान में कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे? क्या हम नहीं जानते हैं कि इन सभी नेताओं ने एक लंबे समय तक कांग्रेस में सत्ता में बने रहने की कोशिश की और कांग्रेस की सरकारों में मलाईदार मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारी उठाते रहे, और आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उनको कांग्रेस लीडरशिप की वर्किंग में, कांग्रेस वर्क की फंक्शनिंग में, कांग्रेस की पुरानी सरकारों की फंक्शनिंग में सैकड़ों खामियां नजर आ रही हैं। वो चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, कपिल सिब्बल हों, मनीष तिवारी हों, या कभी कभी मणिशंकर अय्यर भी बोलते दिखाई देते हैं। और एक और मज़ेदार बात यह है कि सभी नेता उसी समय बोलते हैं जब देश में या राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं या चुनाव चल रहे होते हैं। चुनाव खत्म होने के साथ ही इन नेताओं की वाणी पर भी लगाम लग जाता है, विराम लग जाता है, और ये लोग फिर अगले उपयुक्त समय के इंतजार में
हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कांग्रेस में ये चीज़ खुले तौर पर देखने को मिल रही है और बीजेपी में इस तरह की चीज़ थोड़ा दबी जुबान से सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। 3 कृषि कानूनों को लेके बीजेपी के भी तमाम ऐसे नेता हैं, राज्यपाल हैं, जो कि दबी जुबान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का आलोचना करते रहे, निर्णय का विरोध करते रहे, लेकिन उनके विरोध का तरीका थोड़ा बहुत ही मर्यादित है, बहुत ही संयमित है, बहुत ही अनुशासित है। और शायद ये एक कारण ये भी है कि नरेंद्र मोदी का जो सशक्त नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है, नरेंद्र मोदी का जो असर्टिव लीडरशिप है, उसके सामने बीजेपी के ऐसे नेताओं की कोई खास आवाज़ नहीं है, कोई साख नहीं है, कोई खास उनकी अपील नहीं है। और यही कारण है कि वे नरेंद्र मोदी का उस तरह से खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से खुलकर विरोध ग्रुप 23 के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का करते रहे। लेकिन इस तरह की जो पॉलिटिकल इन्फेक्शन कहें या पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी कहें, ये लगभग दोनों राष्ट्रीय दलों में समय समय पर देखने को मिलती रहे। और इसलिए ऐसे नेताओं के स्टेटमेंट को, ऐसे नेताओं की राइटिंग को, ऐसे नेताओं के किताबों को उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए जिससे कि एक सही मूल्यांकन हो सके कि जब ये लीडरशिप से इनको मिलता रहता है सब कुछ इनके मन माफिक, तो लीडरशिप अच्छी है। जब लीडरशिप की तरफ से इनके मन माफिक, इनका एजेंडा पूरा नहीं होता है तो लीडरशिप खराब है, लीडरशिप की फंक्शनिंग खराब है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से इन विषयों पर अपनी राय साझा की जाए और इसलिए मैंने बहुत ही संक्षिप्त तौर पर मैंने अपनी राय आप लोगों के सामने रखी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर दोबारा मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय लेकर। नमस्कार।